हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपको पता है साथियों, हमने पिछली क्लास के अंदर हमने सबसे पहले महाजनपद काल का उत्कर्ष किया था, महाजनपद काल का विकास कैसे हुआ था और सभी महाजनपदों की चर्चा की थी। अभी हमारा टॉपिक है महाजनपद के अंदर सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। मैंने आपको बताया था मगध था, तो उस मगध का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हमारा टॉपिक है। उससे पहले आपके पास में, आपके सामने तड़कता भड़कता एकदम ज्वलंत आपके लिए ऊर्जावान एक मोटिवेशन लाइन है आपके लिए कि समय एक ऐसी चीज है साथियों, समय एक ऐसी चीज है जो गिनते रहेंगे वो तो कम पड़ेगा। समय एक ऐसी चीज है जो गिनते रहेंगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करेंगे तो वर्दी होगी, उपयोग करेंगे तो वर्दी होगी, संग्रह करेंगे तो हाथों से निकल जाएगा, संग्रह करेंगे तो हाथों से निकल जाएगा, संभाल लेंगे तो ये समय आपका हो जाएगा, समय आपका हो जाएगा साथियों। चलिएगा साथियों आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। किसकी बात करते हैं? मगध साम्राज्य का साथियों उत्कर्ष कैसे हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष साथियों, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक बात आती है कि मगध साम्राज्य का ही उत्कर्ष क्यों हुआ। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, मगध साम्राज्य आगे बढ़ा जिसके अंदर हर्यक वंश, सबसे पहले वृद्धरथ वंश, फिर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मुख्य कारण क्या था कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का मुख्य कारण क्या था? कुछ न कुछ तो वजह रही होगी, तो वजह को जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वजह की। अगर बात करते हैं कारणों की, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण कौन कौन से उसकी चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले देख लीजिएगा, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारणों की चर्चा करते हैं। अगर एक नंबर कारण देखिए, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति ने उसकी बहुत सपोर्ट किया था, भौगोलिक स्थिति ने इसे बहुत सपोर्ट किया था। भौगोलिक स्थिति ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष ने बहुत सपोर्ट किया था। साथियों भौगोलिक स्थिति से आप क्या समझते हैं? भौगोलिक स्थिति से आप क्या समझते हैं? पहली बात करें तो इसके अंदर नदी, तीन नदी थी, गंगा, सोन और गंडक। गंगा, सोन और गंडक साथियों ये तीन नदियां थी, गंगा, सोन और गंडक, ये तीन नदियां थी, गंगा, सोन और गंडक। मुख्य चीज ये आती है कि नदियों से होता क्या था। नदियों से क्या होता साथियों? उपजाऊ भूमि होती थी। पहली बात उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ भूमि होने से क्या होता था? कृषि क्षेत्र विकसित होता, कृषि क्षेत्र में विकास साथियों, कृषि क्षेत्र के अंदर विकास होता था उपजाऊ भूमि से। और क्या होता था? और अगर उपजाऊ भूमि से बात करें और नदियों से बात करें तो नदियों से क्या होता था? परिवहन का काम करती थी। एक तो उपजाऊ भी थी, परिवहन का भी काम करती थी। ये मुख्य चीज हुई ना हमारे सामने। और साथियों अगर चर्चा करें कि इसके अंदर नदियों से क्या होता है और क्या होता? उपजाऊ भूमि होती है, कृषि क्षेत्र में विकास। आगे देख लीजिएगा भौगोलिक स्थिति के अंदर और क्या था, देख लीजिएगा। 2 नंबर भौगोलिक स्थिति के अंदर क्या था? सामरिक महत्व था। क्यों था सामरिक महत्व? कारण क्या था? सामरिक महत्व था, देख लीजिएगा, सामरिक महत्व साथियों, सामरिक महत्व था। अब देख लीजिएगा सामरिक महत्व कैसे था उसकी चर्चा करते। अगर हम चर्चा करें कि यहां पर यह मगध था, कि यहां पर यह मगध था साथियों। अगर इस चर्चा करें कि मगध था और मगध के चारों तरफ कितनी थी? 5 पहाड़ियां थी, 5 पहाड़ियां या पठार थे। आप कह रहे 5 पहाड़ियों से गिरा था, तब सामरिक तो महत्व होगा। नदियां भी थी, कृषि क्षेत्र भी विकास हो रहा है और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो क्या होगा भाई? विकसित होगा ना वो। देख लीजिएगा एक
दो, एक, एक पहाड़ी, दो पहाड़ी, ये तीन पहाड़ी हो गई, ये चार पहाड़ियां हो गई, और यह पांच पहाड़ियों से गिरा था। यह पांच पहाड़ियों से गिरा था साथियों। कितनी पहाड़ियों से गिरा था? पांच पहाड़ियों से गिरा था। उन पहाड़ियों का अगर नाम देखे, उन पहाड़ियों का अगर नाम देखे, विपुलांचल पहाड़ी, विपुलांचल पहाड़ी, विपुलांचल पहाड़ी। साथियों, पहाड़ियों से गिरने के से आप क्या समझते? अगर पहाड़ी से गिरा था, अगर पहाड़ी से गिरा था तो क्या होगा? अरे अटैक नहीं होगा, आसानी से अटैक नहीं होगा, आसानी से अटैक नहीं होगा। उदयगिरी पहाड़ी, और कौन सी है? उदयगिरी, उदयगिरी पहाड़ी। अटैक नहीं होगा आसानी से, हर कोई एरा गेरा आके अटैक नहीं कर सकता, एरा गेरा आके अटैक नहीं कर सकता। वेबार सोनगिरी, वेबार, वेबार सोनगिरी, सोनगिरी, वेबार और सोनगिरी। और मुख्य कौन सी है? रत्नागिरी। और कौन सी साथियों? रत्नागिरी। और साथियों है रत्नागिरी। महत्वपूर्ण चीज हुई ना? ये हुई महत्वपूर्ण चीज, हुई कि नहीं हुई? एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच पहाड़ियों से गिरा था साथियों। नोट कर दिया आपने? आपने नोट कर दिया। सामरिक महत्व भी था, पांच पहाड़ियों से गिरा था, पांच पहाड़ियों से गिरा था, पांच पहाड़ियों से गिरा था। समझ में आया ना? समझ में आया? महत्वपूर्ण समझ में आया कि नहीं आया? और उपजाऊ क्षेत्र प्राप्त होते थे। और क्या होते थे? उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ भूमि और उपजाऊ क्षेत्र प्राप्त होते थे। समझ में आया? 3 पॉइंट हो गए ना? उपजाऊ भूमि, उपजाऊ क्षेत्र, कृषि क्षेत्र विकास हो गया, सामरिक महत्व हो गया। 3 नंबर पॉइंट कौन सा है? 3 नंबर पॉइंट कौन सा है साथियों? लिख दीजिएगा। जंगलों को कृषि मैदान बदला, जंगलों को कृषि मैदानों में बदला, कृषि मैदानों में बदला, मैदानों में बदला। भाई साहब, जंगलों को कृषि मैदानों के अंदर कैसे बदला था उसकी चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। जंगलों को कृषि मैदानों के अंदर कैसे बदला? महत्व देख लीजिएगा। कोई जंगल है, आप सपोज करिएगा, आप सपोज करिएगा ये जंगल है, ये यहां पर घने पेड़ है, ये यहां पर घने पेड़ है, घने पेड़ है, ये जंगल है, ये पूरा जंगल है। अब देख लीजिएगा साथियों, ये इतनी भूमि है ना, ये इतनी भूमि इससे घिरी हुई है, ये इतनी भूमि है ना इससे घिरी हुई है जंगलों से। अगर इन जंगलों को अगर हम काट दे, इन जंगलों को काट दे, काटने से क्या होगा? ये जंगल साफ हो जाएंगे। लकड़ियों को जला दे, लकड़ियों को जला दे, पेड़ सूख जाएंगे, जला दे तो क्या होगा? राख होगी, और राख से क्या होगी? भूमि उपजाऊ होगी। भूमि उपजाऊ होने से क्या होगा? कृषि क्षेत्र बढ़ेगा, कृषि क्षेत्र बढ़ने से क्या होगा? अरे भैया, कृषि क्षेत्र बढ़ने से हर क्षेत्र में विकास होगा, हर क्षेत्र में कर मिलेगा, टैक्स मिलेगा, और क्या होगा? खाने के अंदर व्यापक क्षेत्र से। और दूसरी बात, हमने यहां पर चावल उगा दिया, चावल उगाने से क्या होता है? चावल उगाने से महिलाओं में प्रजननशीलता क्षमता बढ़ती है, प्रजननशीलता क्षमता चावल के भांड से बढ़ती है। जब प्रजननशीलता की क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी होने से क्या होगा भैया? जनसंख्या वृद्धि होने से, मुख्य चीज नोट कर देना, यहां पर मुख्य चीज नोट कर देना, जनसंख्या वृद्धि होने से सबसे पहले जो व्यापक क्षेत्र के अंदर, जो व्यापक क्षेत्र के अंदर महंगाई जी है ना, ये जो महंगाई जी है ना, सस्ता श्रम में शुल्क मिलेगा, जिससे क्या होगा? महंगाई घटेगी, महंगाई घटेगी, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा। ये हो गया। तो जंगलों को कृषि मैदान में बदला, जिससे क्या हो गया? जिससे क्या होगा? पहली चीज नोट कर देना, कृषि मैदान बदले, कृषि मैदान बढ़े, कृषि मैदान बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, कृषि मैदान बढ़ने लगे, कृषि मैदान बढ़ने लगे। जब कृषि मैदान बढ़ जाएंगे ना साथियों, तो आपको पता होगा हर क्षेत्र के अंदर, व्यापक क्षेत्र के अंदर विकास होगा, व्यापक क्षेत्र के अंदर विकास होगा। 4 नंबर पॉइंट देखिए, 4 नंबर पॉइंट देखिए, लिख लीजिएगा 4 नंबर पॉइंट। परिवहन क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र में विकास, परिवहन क्षेत्र में विकास, ये हमने लिख दिया लगभग। सामरिक में तो हाँ, परिवहन क्षेत्र के अंदर विकास। जब नदी होगी, जब ये नदी है, ये नदी है, अगर इस नदी की चर्चा करें साथियों, अगर इस नदी की चर्चा करें, ये नदी है, नदी क्या यूज होती है? परिवहन के अंदर यूज होती है,
परिवहन में यूज होती है। और वर्तमान का सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? जल परिवहन है। परिवहन कौन सा है? और इस परिवहन के अंदर वर्तमान में सस्ता श्रम, वर्तमान में सबसे सस्ता श्रम, सबसे सस्ता श्रम कौन सा है साथियों? जल परिवहन है। जल परिवहन है। सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? जल परिवहन। सबसे सस्ता परिवहन सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? जल परिवहन। समझ में आया ना? समझ में आया? पूरा बायोडाटा समझ में आया ना? किस प्रकार से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंदर नदियां महत्वपूर्ण भूमि निभाती है, नदियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती। 5 नंबर लिख दीजिएगा पॉइंट, सिंचाई क्षेत्र। 5 नंबर सिंचाई क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्र में विकास, सिंचाई क्षेत्र में विकास, सिंचाई क्षेत्र के अंदर विकास होने लगा। पहला भौगोलिक परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन के अंदर 1 नंबर हो गया कृषि क्षेत्र में उपजाऊ। 2 नंबर सामरिक महत्व, 3 नंबर जंगलों को कृषि मैदानों में बदला, 4 नंबर परिवहन क्षेत्र के अंदर विकास, 5 नंबर सिंचाई क्षेत्र के अंदर विकास। एक मुख्य पॉइंट निकला था नदी, एक मुख्य पॉइंट निकला था नदी के कारण क्या क्या हो गया देख लीजिएगा। नदी के कारण इतना विकास हो गया तो आगे और भी आएंगे भाई। जिस प्रकार से विपुलांचल कारण क्या है? पहाड़ियों से गिरा था। सामरिक में तो 5 पहाड़ियों से गिरा था, और जब 5 पहाड़ियों से गिरा, विपुलांचल पहाड़ी 1, उदयगिरी 2, व्यवहार 3, सोनगिरी 4, रत्नागिरी 5 पहाड़ियों से गिरा था, तो सामरिक में तो भी था। चलिएगा नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट देखते हैं भाई। जब नदी अकेले से इतना विकास हो रहा है, जब नदी अकेले से इतना विकास हो रहा है, नदी अकेले से इतना विकास हो रहा है, तो मुख्य चीज तो आगे और आएंगे। लिख दीजिएगा। पहले अस्थायी सैनिक थे, यानी कि स्थायी सैनिक, स्थायी सेना का विकास, स्थायी सेना का विकास। साथियों स्थायी सेना का विकास होने लगा, स्थायी सेना का विकास होने लगा। आपसे क्या मतलब कि स्थायी सेना कैसे? पहले क्या है? स्थायी थी, बिल्कुल। पॉइंट टू नोटेड इसके अंदर लिख देना कि पहले अस्थायी सेना होती थी, अस्थायी सेना होती थी। एक और परिभाषा लिख दो, इसके साथ में एक परिभाषा लिख दो साथियों, इसके साथ में एक परिभाषा लिख दो कि इसके अंदर सेना होती थी ना, ये जो सेना होती थी उसे क्या कहते थे? ये सेना होती थी ना, उसे क्या कहते थे? कि युद्ध के समय आकस्मिक रूप में सेना बनाकर युद्ध समाप्ति के बाद में क्या होता है? सेना को बिखेर देते। युद्ध समाप्ति के बाद में सेना को बिखेर देते थे। ये पहले होता था। ये यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। पहले ऐसे सेना होती थी, कैसे होती? युद्ध के समय आकस्मिक रूप से सेना बनाकर युद्ध समाप्ति के बाद में सेना को बिखेर दिया जाता था। साथियों साथियों को क्या किया जाता था? बिखेर दिया जाता था। उसे क्या कहते हैं? उसे मलेशिया सैनिक कहते हैं। उसे मलेशिया सैनिक कहते हैं। साथियों समझ में आया? युद्ध के समय आकस्मिक रूप से सेना बनाकर युद्ध समाप्ति के बाद में सेना को बिखेर देते थे, उसे मलेशिया सैनिक कहा जाता था। समझ में आया? सेना से क्या होता? फिर और पॉइंट लिख दीजिएगा। और पॉइंट 3 नंबर, हाथियों का बेहतर उपयोग किया था। बेहतर उपयोग। भाई साहब उन्होंने हाथियों को ही नहीं छोड़ा, काम के अंदर लगा दिया। हाथियों को भी काम के अंदर लगा दिया। कैसे? तो साथियों ध्यान रखना, जब हम
जंगलों का विकास कर रहे थे, जंगलों को नष्ट करके प्लानेट्स यानी कृषि क्षेत्र का विकास कर रहे थे, फार्मिंग हाउस का विकास कर रहे थे, तब उसके अंदर बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने के लिए, उन्हें जलाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो यूज होते थे, कौन होते थे? हाथी थे। आज तो ट्रैक्टर है, क्रेन है, जेसीबी है, उस समय ये नहीं हुआ करते थे। उस समय क्या थे? हाथी मेरा साथी। उस समय हाथी हुआ करता था, और हाथी क्या करता? अपने कंधे पे या सूंड से उस रस्सियां बांध के लेकर जाता था। दूसरी बात कृषि क्षेत्र के अंदर जितने भी यंत्र होते थे, उसके अंदर जितने औजार होते थे, बड़े औजारों को वापस लाने के लिए हाथियों उपयोग किया जाता था। तो लिख लीजिएगा, जंगलों को सफाई करने में, जंगलों की सफाई करने में, जंगलों की सफाई करने व कृषि क्षेत्र का विकास करने में, कृषि भूमि बनाने में बेहतरीन तरीके से उपयोग, बनाने में बेहतर तरीके से हाथी मेरा साथी का उपयोग किया। हाथियों का उपयोग किया, हाथियों का सहारा लिया, साथियों समझ में आया? हाथियों का बेहतर तरीके से उपयोग किया था। हाथियों का बेहतर तरीके से उपयोग कैसे किया था? जंगलों की सफाई करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े पेड़ होते थे, उन पेड़ों को वहां से हटाने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। और मैंने आपको पीछे लिखाया था, ये मगध था, और मगध की राजधानी थी गिरिव्रज 5 और पहाड़ियों से घिरी थी ये मगध, और इसके अंदर की राजधानी थी गिरिव्रज। ये 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी। जब आपको पता होता है कि जब राजधानी सुरक्षित रहती है, जब राजधानी सुरक्षित रहेगी साथियों, तो वहां आगे भी सुरक्षा रहेगी। जब राजधानी सुरक्षित रहेगी तो मुख्य जो क्षेत्र था, साम्राज्य था, वो भी सुरक्षित ही रहेगा। चलिएगा साथियों, आगे चलते हैं। खनिज संसाधन युक्त क्षेत्र का देख लीजिएगा। खनिज संसाधन युक्त क्षेत्र कहां से मिले भैया? देख लीजिएगा 4 नंबर, खनिज संसाधन युक्त क्षेत्र का निर्माण, खनिज संसाधन युक्त प्रदेश था। इसका कोई विकास नहीं होता, उस समय प्रदेश थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? इसका बेहतर तरीके से उपयोग किया। वो कहते हैं ना, किसी मूर्ख को सोने का कटोरा दोगे तो वो भीख ही मांगेगा। तो उसी प्रकार इन्होंने भीख नहीं मांगी, उन्होंने सोने के कटोरे को बेचा और पैसे कमाए, पैसों से व्यापार शुरू कर दिया। कहने का मतलब है खनिज संसाधन के प्रदेश थे इनके पास, तो उन्होंने क्या किया? खनिज संसाधनों का विकास किया। खनिज संसाधनों का विकास किया। और क्या किया? और इस क्षेत्र के अंदर, व्यापक क्षेत्र में खनिजों का उपयोग किया, यानी खनिजों का उपयोग किया साथियों, समझ में आया? खनिजों का उपयोग भी किया। जब खनिज संसाधन क्षेत्र इनके पास थे, प्रदेश इनके पास में थे, तो इनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती थी, समस्या फेस नहीं करनी सकती। क्यों? कारण ये था क्योंकि जब खनिज संसाधन से व्यापार होता है, खनिज संसाधन से क्या होता भाई? खनिज संसाधन से क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा तो धन आएगा तो समृद्धि आएगी तो विकास आएगा, और विकास आने से क्या होगा? शक्ति बढ़ेगी। शक्ति बढ़ने से क्या होगा? साम्राज्य विस्तार होगा। साम्राज्य विस्तार होने से क्या होगा? साम्राज्य विस्तार होने से क्या होगा? मगध बेहतर तरीके से, मगध एक 16 मास जनपदों की 15 मास जनपद के ऊपर धाक जमाए बैठेगा। देख लीजिएगा बैठा है। चर्चा करेंगे किस प्रकार से उन्होंने अपने मगध साम्राज्यवाद की कदम उठाया था, बिंबिसार ने कदम उठाया था। सबसे पहले अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराया, बुरी तरह से पीटा और मगध साम्राज्यवाद की नींव रखी थी। चलिएगा आगे,
चलिएगा आगे चलते हैं, चलिएगा आगे चलते हैं। और अगला अगला पॉइंट है ना, वैदिक संस्कृति का विकास नहीं होने दिया, कि 5 नंबर वैदिक संस्कृति का विकास नहीं। भाई साहब क्या बात कर रही हो, वैदिक संस्कृति का विकास नहीं होने दिया, वैदिक संस्कृति का विकास नहीं होने दिया, विकास नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। क्या बात कर रहे हो, वैदिक संस्कृति जैसी तो धर्म अर्थ सबके अंदर महत्वपूर्ण संस्कृति थी, उसका विकास नहीं हुआ तो इसके अंदर लाभ कैसे हो गया? अरे होगा, देख लीजिएगा साथियों। वैदिक संस्कृति के अंदर नियम था, वैदिक संस्कृति के अंदर नियम था कि नियम क्या था? नियम यह था कि ब्याज पर धन नहीं देना, ब्याज पर धन नहीं देना, नदी मार्ग का प्रयोग नहीं करना। पॉइंट लिखते हैं फिर समझते हैं। ए पॉइंट, ब्याज पर धन नहीं देना, ब्याज पर धन नहीं देना, धन नहीं देना व नहीं लेना, नहीं देना व नहीं लेना, नहीं देना और नहीं लेना। समझ में आया? बी नंबर, बी पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है जल परिवहन का, जल परिवहन या नदी के मार्ग को यूज नहीं करते, नदी के मार्ग को परिवहन में उपयोग नहीं, परिवहन में उपयोग नहीं, परिवहन में उपयोग नहीं। भाई साहब ये वैदिक संस्कृति ना उसका था कि ब्याज पर धन नहीं देना और नहीं लेना, और जल परिवहन नदी मार्ग का प्रयोग नहीं करना। साथियों याद रखना, जब ब्याज पर धन नहीं देंगे तो स्टार्टअप शुरू नहीं होगा। भाई ध्यान, अगर धन नहीं लेंगे, ऋण नहीं लेंगे तो स्टार्टअप शुरू नहीं होगा। जब स्टार्टअप शुरू नहीं होगा आदमी अपने स्तर से ऊपर नहीं उठेगा, आदमी अपने स्तर से ऊपर नहीं उठेगा। जब आदमी अपने स्तर से ऊपर उठेगा तो उसे धन लेना पड़ेगा, और अगर उसके पास में थोड़ा धन है, उसके अंदर से थोड़ा उसे प्रॉफिट चाहिए तो ब्याज के अंदर धन देगा, तो उससे क्या होगा? उसे प्रॉफिट आएगा, तो फिर वहां पर अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकता है, अपने काम के अंदर और लगा सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे, जब तक आउटपुट नहीं दोगे तो इनपुट कैसे आएगा? जब तक आउटपुट नहीं दोगे तो इनपुट कैसे आएगा? और अपने को इनपुट चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर हाल में चाहिए, तो आउटपुट देना पड़ेगा, आउटपुट देना पड़ेगा। और वैदिक संस्कृति के अंदर नियम था कि आउटपुट नहीं देना है ब्याज के अंदर, तो इनपुट नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आउटपुट मत दो। भाई साहब क्या बात हो गई? इस कारण वैदिक संस्कृति वाले लोग पीछे रह गए। मगधवासी ने इसका लाभ उठाया, मगधवासियों ने इसका क्या किया? लाभ उठाया। तो यह था मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण, यह था मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के प्रमुख कारण, उत्कर्ष के प्रमुख कारण, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रमुख कारण यह था। जब कारण यह था तो साथियों आपको पता चल गया, आपको पता चला कि मगध साम्राज्य का निर्माण हो गया। चलिएगा मगध का निर्माण कैसे हुआ, बात करते हैं मगध, बात करते हैं साथियों मगध। मगध, अगर हम मगध की चर्चा करें, मगध की चर्चा करें, सबसे पहले बात करेंगे हर्यक वंश, वृद्धरथ वंश। लिख देते हैं, ये छोटा वंश है, उपयोग नहीं है, लेकिन वृद्धरथ वंश। हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, सारा जीरो से हीरो तक जाना, अपने को किसी चीज को पीछे नहीं छोड़ना है। वृद्धरथ वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। और साथियों और कौन सा वंश था? अरे सुगलो, अरे प्यारे साथियों, नहीं तुम तो मेरे प्यारे हो, सुगले नहीं हो। नंद वंश हो गया, नंद वंश के बाद में और आ गया मौर्य वंश हो गया, मौर्य वंश। भाई साहब ये थे मगध के वंश, ये थे मगध के वंश। जब इतने शक्तिशाली वंश हमारे पास में था, जब इतने शक्तिशाली हमारे पास वंश थे, तो हमारे किस बार की टेंशन थी? किसी प्रकार की टेंशन नहीं था हमारे पास में। चलिएगा समझ में आया ना? किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं था। वृद्धरथ वंश के बाद अंदर बात करें, वृद्धरथ वंश के अंदर बात करें, अगर हम वृद्धरथ वंश के अगर हम अंदर बात करते हैं तो साथियों देख लीजिएगा, पहली बात कौन सा था भैया? वृद्धरथ खुद था, वृद्धरथ खुद था, और जरासंध था, और जरासंध था, और कौन था? जरासंध। फिर कौन था? रिपुंजय, रिपुंजय था, जरासंध और रिपुंजय।
आगे बात करते हैं, अगर हर्यक वंश की बात करते हैं, अगर हर्यक वंश की बात करते हैं साथियों, हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश की ओर चलते हैं, देख लीजिएगा। हर्यक वंश के अंदर बात करते हैं बिंबिसार, 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 अजातशत्रु, अजातशत्रु, उदयन, उदयन, नागदशक, नागदशक, यहां दर्शक, दर्शक। आगे चलते हैं, आगे चले, अगर अगर आगे चलते हैं साथियों, तो देख लीजिएगा आगे क्या विकास होता है। नंदवंश, नंदवंश की बात करते हैं तो देख लीजिएगा महापद्मानंद, महापद्मानंद, इसे धनानंद भी कहते हैं और घनानंद भी कहते हैं, घनानंद। समझ में आया। मौर्य वंश, मौर्य वंश की अगर बात करते हैं, अगर मौर्य वंश की बात करें साथियों, तो देख लीजिएगा मौर्य वंश की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से थे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि आपको पता है चंद्रगुप्त फास्ट ओवर आएगा गुप्त वंश के अंदर। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, पहला सिजेरियन बेबी, अशोक, अशोक, फिर अंतिम लिख दू वृद्धरथ। कौन सा? वृद्धरथ, यह वृद्धरथ तो वहां पर ही आ गया। चलिएगा एक बार देख लेते हैं क्या फंडा है, देख लीजिएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। चलिएगा अशोक, फिर अशोक के उत्तराधिकारी आएंगे भैया, उत्तराधिकारी जितने महत्वपूर्ण होंगे उतना नाम लिखते जाएंगे, उनका नाम लिखते जाएंगे साथियों, उनका नाम लिखते जाएंगे। पहले बात करते हैं वृद्धरथ वंश की, वृद्धरथ वंश की। वृद्धरथ था, जरासंध था, रिपुंजय था, ठीक है। हर्यक वंश, मगध साम्राज्यवाद की कदम, बिंबिसार से शुरुआत करते हैं। मगध साम्राज्यवाद की कदम रखा था, मगध साम्राज्यवाद की नींव, मगध साम्राज्यवाद की नींव रखी, मगध साम्राज्यवाद की नींव रखी साथियों, मगध साम्राज्यवाद की नींव रखी थी। अजातशत्रु भी थे, उदयन भी थे, नागदशक दशक भी थे। फिर नंदवंश की बात करते हैं, महापद्मानंद थे, घनानंद थे। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये थे मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश थे, जिसके अंदर ये निम्न शासक थे जिन्होंने मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाया। पॉइंट लिख देना ऊपर, ऊपर पॉइंट लिख देना, ऊपर पॉइंट लिख देना, शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक थे, ये शासक थे, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, शक्तिशाली शासक थे ये, तभी मगध को आगे लेकर गए। वो कहते हैं ना, कहते हैं ना कि अगर एक बेटा सपूत होता है तो पैसे कमा लेता है, एक कपूत होता है कमाए हुए गंवा लेता है। तो ये मगध के सपूत थे, मगध के पास होते हुए भी उन्होंने क्या और कमाया। वो कहते हैं पूत पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। संस्कृत की एक लोकोक्ति है, इसे समझ में लेना, इसे समझ लेना कि मगध भी इस प्रकार से बना था। ये इनके सभी क्या थे, सपूत राजा थे। कैसे? सपूत पुत्र थे भैया, सपूत। समझ में आया। वृद्धरथ, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश। चलिएगा शासक देखते हैं आगे, चलिएगा साथियों। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे, वृद्धरथ वंश की। वृद्धरथ वंश की बात करते हैं साथियों, आगे आ जाइएगा यहां पर। वृद्धरथ वंश, वृद्धरथ वंश, इसमें ज्यादा समय भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना, इतना लिखना है कि वृद्धरथ वंश के अंदर कौन कौन से शासक हुए थे। वृद्धरथ वंश के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, वृद्धरथ खुद हुआ था, वृद्धरथ खुद हुआ था। 2 नंबर में जरासंध हुए थे, इसकी कहानी सुनाता हूं, जरासंध हुआ था। 3 नंबर में रिपुंजय हुआ था, रिपुंजय हुआ था, रिपुंजय हुआ था। साथियों आगे चलेगा, वृद्धरथ कौन था, संस्थापक था। वृद्धरथ कौन था, संस्थापक था। जरासंध, जरा नामक राक्षस ने, जरा राक्षस ने संधि करके बनाया था, जरा राक्षस ने जो संधि की थी, इसकी हत्या, इसे मारा किसने था, इसे मारा किसने था, पांडु पुत्र भीम ने, भीम ने मारा था। रिपुंजय, रिपुंजय की हत्या किसने की है, किसने की साथियों, शिशु। सबसे पहले कौन सा वंश था, अरे सबसे पहले कौन सा था, हर्यक वंश था। हर्यक वंश का शासक कौन था, बिंबिसार था, इसकी हत्या बिंबिसार ने,
इसकी हत्या बिंबिसार ने, हत्या बिंबिसार ने। अब देख लीजिए, कहते हैं कि जरासंध नामक राक्षस है, ये जरा था, इसे संध, जरासंध नामक राक्षस ने इसे जोड़ा था, जरासंध कहते हैं। लेकिन होता यूं है कि जिसे भीम एक बार क्या करता है, मल्ल युद्ध के लिए युद्ध होता है भीम और इसके बीच में, और इस युद्ध के अंदर भीम विजय होता है। कहते हैं कि इसके बीच में से अलग करने पर वापस जुड़ जाता था, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा इसे अलग अलग फेंकिए। इसके बाद में जब इसे अलग अलग फेंका तो ये वापस से जुड़ा नहीं, वो तो खास था नहीं, जल्दी जल्दी बता दिया। आगे आएंगे अच्छी अच्छी। पहला शासक लिख दीजिएगा साथियों, पहला शासक लिख दीजिएगा कौन सा, अब लिख दीजिएगा हर्यक वंश। ये आएगा महत्वपूर्ण, हर्यक वंश, हर्यक वंश। साथियों ये हर्यक वंश महत्वपूर्ण सबसे शक्तिशाली वंश था, और पहला वंश यही था, और पहला वंश यही था। और यहाँ का पहला शासक कौन था साथियों, पहला शासक कौन था, पहला शासक देख लीजिएगा, पहला शासक कौन था, बिंबिसार था। पहला शासक कौन था, बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार। लिखो, आ जाइएगा। सबसे पहले बात करते 544 से शुरुआत होती है। यहां की शुरुआत कहां से होती है साथियों, 544 से होती है, 544 से शुरुआत होती है, 412 तक चलते हैं। चलिएगा 544 से 412, 544 से 412 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक चलते हैं, ईसा पूर्व तक ये साम्राज्य चलता है। बिंबिसार की बात करते हैं, बिंबिसार की अगर बात करते हैं तो 544 से 422 तक चलता है, 492 तक, 544 से 492, 544 से 492 ईसा पूर्व तक चलता है, ईसा पूर्व तक चलता है। अब हम बिंबिसार की महत्वपूर्ण जानकारी साथियों देख लीजिएगा। बिंबिसार था, उसने दो महत्वपूर्ण नीति अपनाई थी, दो महत्वपूर्ण नीति अपनाई थी। पहली अपनाई थी कि अगर कोई शासक, अगर कोई साम्राज्य शक्तिशाली है तो उसकी पुत्री से विवाह कर लेना। भाई साहब क्या दिमाग लगाया, उसकी पुत्री से विवाह करना। दूसरा, अगर शक्तिशाली नहीं है तो उसे युद्ध करके जीत लेना, युद्ध करके जीत लेना। इसने अपने जीवन में, कहते हैं कि इसने 3-4 शादियों का हम जिक्र करेंगे, 3-4 शादियों का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। देख लीजिएगा साथियों, महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्टों की चर्चा करते हैं कि इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। दूसरा ये एक दो कुछ नहीं है, ये पॉइंट लिख दीजिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये लिखते जाइएगा। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, और मगध साम्राज्यवाद का कदम इसने रखा था, मगध साम्राज्यवाद का कदम, मगध साम्राज्यवाद का कदम इसने रखा, कैसे रखा, कदम देख लीजिएगा, कदम देख लीजिएगा साथियों, कौन सा कदम था, कौन सा कदम इसने रखा था, कौन सा कदम इसने रखा था, देख लीजिएगा, कदम देख लेते हैं, देख लीजिएगा कि कदम देख लेते हैं। अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराया, अंग का राजा था ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त को हराया, ब्रह्मदत्त को पराजित किया। जब ब्रह्मदत्त को पराजित किया तो अंग को मगध के अंदर मिलाया, अंग को मगध में मिलाया था, मगध में मिलाया था, मगध में मिलाया था अंग को। अंग को जब मगध में मिलाया तो क्या होता, मगध साम्राज्यवाद का नींव रखती, कदम रख दिया। और अंग की राजधानी थी चंपा, राजधानी थी चंपा, चंपा मालिनी नदी के तट पर, मालिनी नदी के तट पर, नदी के तट पर अंग की राजधानी चंपा, चंपा मालिनी नदी के तट पर। समझ में आया, समझ में आया साथियों, मालिनी नदी के तट पर थी अंग की राजधानी। और आगे चलते हैं, अगर वो और आगे चले कि इसने दो नाम अपनाए, इसने दो विद्या अपनाई थी। पहला क्या अपनाया, पहला विवाह, विवाह से संभव नहीं है तो युद्ध, विवाह से संभव नहीं है तो युद्ध। तो देखिएगा इसकी नीति, दो नीति थी, नीति के अंदर देखते हैं एक नंबर देखते हैं विवाह के द्वारा,
विवाह के द्वारा, विवाह के द्वारा शक्तिशाली साम्राज्य को अपना संबंधी बनाना, विवाह के द्वारा शक्तिशाली शक्तिशाली साम्राज्य को शक्तिशाली साम्राज्य को संबंधी बनाना, को संबंधी बनाना। और इसने कौन सा काम किया था? दूसरा किया था युद्ध, दूसरा किया था युद्ध। और इसका एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा कि स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक, स्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक, स्थायी सेना रखने वाला भी प्रथम शासक यह था, स्थायी सेना रखने वाला भी प्रथम शासक यह था। साथियों समझ में आया? बिंबिसार समझ में आया? बिंबिसार। अब देखिएगा और इसे देख लीजिए, इसके उपनाम की चर्चा करते हैं। 1 मिनट साथियों, 1 मिनट। इसके उपनामों की चर्चा करते हैं। अगर इसके उपनाम देखें, उपनाम इसे श्रौणिक या सैनिक कहते हैं। दूसरा दीपवंश, इसके पिता कौन थे? बोधिसु। पिता कौन थे साथियों? बोधिसु। और कहते हैं कि बोधिसु ने इसे क्या किया? जल्द ही क्या कर दिया? शासक बना दिया। बौद्ध साहित्य के अंदर इसे दीपवंश कहते हैं। बौद्ध साहित्य में इसे दीपवंश कहते हैं। बौद्ध साहित्य के अंदर इसे दीपवंश कहते हैं। और इसके पिता थे ना, इसके पिता ने इसे जल्दी अपने साम्राज्य का क्या बना दिया? सेनापति बना दिया। मत्स्य पुराण से क्षेत्रजस, मत्स्य पुराण के अंदर इसे क्षेत्रजस, मत्स्य पुराण में से क्षेत्रजस। साथियों ये हो गई बिंबिसार की चर्चा, बिंबिसार के परिचय की चर्चा। ये हो गई बिंबिसार के परिचय की चर्चा। साथियों चलिएगा एक बार रिवीजन करते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, और मगध साम्राज्य का कदम, यानी कि इसने साम्राज्यवाद का कदम अंग के राजा, अंग को पराजित किया। अंग राजा ब्रह्मदत्त का उसे पराजित किया और मगध में मिलाया। राजा ने चंपा मालिनी नदी के तट पर थी। नीति 2 थी, पहले विवाह, दूसरा युद्ध। ठीक है, स्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक। फिर अगर इसके परिचय हो गया, ये इसके उपनाम वगैरह होगी। समय 544 से 492। अब समय का सिलसिला शुरू हो गया, समय याद रखना जरूरी हो गया। वंश का समय 544 से 412, इसका समय 544 से 492। कौन था? बिंबिसार था पहला शासक। ये हो गई बिंबिसार की चर्चा। चलिएगा साथियों आगे चलते हैं। इसकी नीति के अंदर अब बात करते हैं विवाह की चर्चा। भाई साहब क्या विवाह किए थे इसने? पहला, दूसरा, तीसरा। आप क्या सोच रहे हो मैं 4 विवाह लिखूंगा कि ये तो भाई साहब ने बहुत है? मैं कहानी सुनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसने विवाह का सिलसिला किया था। विवाह का सिलसिला किया था भैया, देख लीजिएगा इनके विवाह। देखो पहला विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह। इसके अंदर प्रसेनजीत ने इसे क्या किया? काशी दहेज में दिया। देख लीजिएगा, होता यूं है कि बिंबिसार बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। जब इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया तो
तो ये क्या करता है, बड़ी झूठी झूठी साला तारीफ करता है कि सर हाँ तो ये काशी बड़ो खूबसूरत है ना, काशी बड़ो अच्छो क्षेत्र है। तो हाँ बात तो सही है, तो काशी जेड़ो क्षेत्र कोनी वे, वो क्या है, अच्छा नहीं सही अच्छी बात है, क्षेत्र कोनी वे बहुत अच्छा। फिर इसने क्या किया, फिर प्रसेनजीत ने दिमाग लगा साला ये मांगेगा तो सही। तो कहते हैं इन्होंने कहा दामाद जी अगर आपको इतना ही पसंद है तो आप ले लीजिएगा, मैं आपको दहेज के रूप में दे दूंगा, एक भेंट के रूप में दे दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसकी अच्छी विशेषता है, लेकिन मैं आपसे क्या ले सकता हूं, ये नहीं 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 ये हो सकता है। उसने कहा नहीं नहीं रख लीजिए। चलो उसने कहा चलिए इतना बोल रहे हैं तो मैं रख ही लेता हूं। भाई साहब बड़ा कमीना आदमी है, उसने रख लिया, काशी दहेज के रूप में रख लिया। आज के समय भैया न जाने कितने पैसे दे रहे हैं दहेज के रूप में, ये चल रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं, घोड़ा चल रहे हैं। आज से दहेज के रूप में क्या मांगना, मेरे को लंदन चाहिए, मेरे को मुंबई चाहिए, सारा मेरे को दिल्ली चाहिए, ताजमहल चाहिए, ऐसा दहेज में मांगना। क्या सारे पैसे मांग के रखते हो। काशी मिला था, काशी, और इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मिलती, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा राजस्व के रूप में मिलती थी। 1 लाख मुद्रा, 1 लाख मुद्रा क्या था भैया, राजस्व के रूप में। 1 लाख मुद्रा राजस्व के रूप में, राजस्व के रूप में वार्षिक आय थी, वार्षिक आय थी इसकी, वार्षिक आय थी। समझ में आया। ओके। प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह, प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह। आगे चलते हैं, सेकंड विवाह कौन से करते हैं, लिच्छवी शासक चेटक की बहन, लिच्छवी शासक चेटक की बहन त्रिशला। देख लीजिएगा विवाह के मामले में ये बड़ा आरामी था, विवाह के मामले में ये बड़ा आरामी था भैया। देख लीजिएगा लिच्छवी शासक, लिच्छवी शासक चेटक की बहन, शासक चेटक की बहन, की बहन चेलना, चेलना, लिच्छवी शासक चेटक की बहन चेलना से विवाह किया, चेलना से विवाह किया, चेलना से विवाह विवाह किया। और एक शक्तिशाली शासक था मद्र, मद्र यानी पंजाब, पंजाब की राजकुमारी, पंजाब की राजकुमारी, ठीक है, उससे ये विवाह कर दिया। और इसने वासवदत्ती से भी विवाह किया, कहते हैं इसने वासवदत्ती से भी विवाह किया था साथियों। खेमा, हाँ राजकुमारी कौन थी, खेमा, खेमा, खेमा से विवाह, खेमा से विवाह। भाई साहब विवाह के मामले में बड़ा खराब था, विवाह के मामले में बड़ा खराब था, एक भी मौका नहीं छोड़ता था, एक भी मौका नहीं छोड़ता था। विदेह की राजकुमारी वासवती, विदेह की राजकुमारी वासवती, विदेह की राजकुमारी, राजकुमारी वासवती से विवाह, वासवती से विवाह। अब साथियों देख लीजिएगा, अब देख लीजिएगा इसकी कहानी, अब इसकी कहानी की ओर चर्चा करते हैं। कहते हैं, कहा जाता है कि बिंबिसार ने अपने जीवन के अंदर 550 शादी की थी। कहते हैं कि बिंबिसार ने अपने जीवन के अंदर 550 शादी की थी। भाई साहब उनके परिवार वालों को लगता था हमेशा वो घर के अंदर वो थाली फूल लेके खड़े रहते थे कि मेरे बेटो कद भी आ सके एक लड़की लेना आई, पक्की बात है, एक तो वो बीजनी लेना आई। होता यूं है, होता यूं भाई, देखो इतनी शादी की है तो अगर वो कहीं किसी गांव के अंदर जाता, किसी क्षेत्र के अंदर जाता, उसने क्या किया, एक लड़की को देख लिया, उसने कहा लगती तो सेंधी सेंधी पर ओलखंड में नहीं आती है, लगती तो सेंधी सेंधी है पर ओलखंड में नहीं आती है। उसने कहा अरे बावड़े मैं तेरी बीबी हूं, अच्छा अच्छा तो इस क्षेत्र की बीबी है, हाँ चलो ठीक है बीबी है, चलो बीबी है। यानी कि बीबियां भूल चुका था, बीबियां भूल भी चुका था कि इतनी बीबियां थी। उसने जीवन के अंदर 550 शादी की थी, बिंबिसार ने अपने जीवन के अंदर 550 शादियां की थी, शादियां, शादी नहीं शादियां, शादियां की थी अपने जीवन के अंदर 550 शादियां की थी। 1-2 नहीं की थी, 100 नहीं की थी, 50 नहीं की थी, 200 नहीं की थी, 300 400 नहीं, 550 शादी की थी, 550 शादी की थी। भाई साहब बड़ा हरामी था रे, 550 शादी। तो इसके बेटों का, इसके बेटों का क्या हुआ होगा देख लीजिएगा। चेलना, चेलना के 2 पुत्र देख लीजिएगा, महाकोसला का पुत्र। अगर इन पुत्रों की चर्चा करें, महाकोसला का पुत्र था अजातशत्रु, पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु। और चेलना का पुत्र,
पुत्र, हल और बैल, हल व बैल, हल और बैल, ये आ गया समझ में। ठीक है, आधुनिक पंजाब मध्य की राजकुमारी ये थी। साथियों होता यूं है कि एक कहानी है, इसके बेटे ने इसकी हत्या की थी, इसकी बेटी अजातशत्रु ने इसकी हत्या की थी। हत्या के पीछे कारण यह था, इसका बेटा कहता कि हमारी तो बारी नहीं आने देता, कोई लड़की दिखी, हमें कहते चलो ये लड़की पसंद है, राजकुमारी पसंद है, इससे हम शादी करेंगे। उससे पहले ये माला लेके पहुंच जाता है और उसे वरमाला पैदा के शादी संपन्न हुई तो हमारा क्या होगा। और दूसरी बात, ये राजगद्दी नहीं छोड़ा था इसने, इसके बेटे ने इसकी हत्या कर दी थी। चलिए वो अजातशत्रु की बाद की बात है, उसकी चर्चा करें, उसके बाद की बात है, उसकी चर्चा करते हैं साथियों, देख लीजिएगा, उसकी चर्चा करते हैं। आगे आगे चलिएगा, ये शादी होगी। फिर बात करते हैं कि गांधार के राजा पुष्करशाली ने, एक फैक्ट लिख दीजिएगा कि गांधार के राजा पुष्करशाली ने, कि गांधार के राजा पुष्करशालीन ने इसके दरबार में, इसके नहीं, इसके अच्छा नहीं लगता, बिंबिसार के दरबार में दूत मंडल भेजा, बिंबिसार के दरबार में दूत मंडल भेजा और बिंबिसार ने इसका स्वागत किया, बिंबिसार ने इसका स्वागत किया, बिंबिसार ने इसका स्वागत किया, बिंबिसार ने इसका स्वागत किया। साथियों समझ में आया कि गांधार के राजा पुष्करशाली ने बिंबिसार के दरबार में दूत मंडल भेजा था और उस दूत मंडल की बिंबिसार ने क्या की थी, स्वागत किया था, बिंबिसार का स्वागत किया था। अब आगे चलते हैं साथियों, देख लीजिएगा। सबसे पहले राजधानी परिवर्तन, अगर इसकी राजधानी देख ले, अगर मगध की राजधानियां देखें ना तो बहुत सारी राजधानियां होगी। चलिएगा, आरंभिक राजधानी लिख दीजिएगा, आरंभिक राजधानी मगध की आरंभिक राजधानी, मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी साथियों, गिरिव्रज थी। कौन सी थी, गिरिव्रज थी। गिरिव्रज को कुशाग्रपुर कहते हैं और वसु, उसे देख लीजिएगा। जब गिरिव्रज राजधानी थी प्रारंभिक, तो इसे चेंज भी करेगा और इसे वसुवती भी कहते हैं। मैंने कहा था ना, वसुवती भी कहते हैं कि इसे वसु ने निर्माण किया था, वसु ने स्थापित किया। लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण, पॉइंट लिख दीजिएगा कि लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण, बढ़ती शक्ति के कारण उसने गिरिव्रज के स्थान पर राजधानी वैशाली को बना दिया, राजधानी चेंज कर दिया साथियों, राजधानी चेंज कर दी और उसने राजगृह नई राजधानी बना दी थी। गिरिव्रज के स्थान पर इसने राजगृह नई राजधानी के कारण राजगृह नई राजधानी बनाई, राजगृह नई राजधानी बना दी। साथियों राजधानी कौन कौन सी है, गिरिव्रज, गिरिव्रज और राजगृह दो राजधानियां हो गई, गिरिव्रज और राजगृह दो राजधानियां हो गई। चलिएगा आगे, साथियों आगे चलते हैं, ये लिख दीजिएगा, अवंती के राजा चंडप्रद्योत के दरबार में, अवंती के राजा चंडप्रद्योत के दरबार में, चंडप्रद्योत के
दरबार में, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के दरबार में जीवक नामक राजवैद्य भेजा, जीवक नामक राजवैद्य भेजा, राजवैद्य भेजा। कारण यह था, भेजने का कारण, भेजने के पीछे कारण यह था क्योंकि चंद्रप्रद्योत को पांडु रोग या पीलिया हो गया था। पांडु रोग या पीलिया रोग, पांडु रोग खतरनाक है भाई, पीलिया रोग हो गया था। जब पीलिया रोग होता है तो उसने जीवक नामक राजवैद्य को भेजा है और जीवक का लालन पालन अभय ने किया था। इसका लालन पालन, ये जीवक कौन था, इसका लालन पालन देख लीजिएगा। लालन पालन अभय करता है, लालन पालन अभय करता है। अभय कौन है, अभय किसकी संतान है, अभय बिंबिसार की संतान है भाई साहब, अभय बिंबिसार की संतान है। माता कौन थी, आम्रपाली थी। कौन थी, आम्रपाली। कहते हैं कि बिंबिसार इसके आम्रपाली के साथ पास में 7 दिन रहा था और एक बच्चा देखिए आ गया था। 7 दिन रहा था और एक बच्चा पैदा हो गया था, बच्चा बाद में पैदा हुआ था, 7 दिन बाहर रहा था। ठीक है, जीवक है आम्रपाली सालवती की संतान था, सालवती वैश्या का क्या था, पुत्र था। समझ में आया। जीवक ये था राजवैद्य, देख लीजिएगा साथियों, वैश्या का बेटा है और राजवैद्य बन गया है। चलिएगा, समझ में आया, राजवैद्य भेजा था। ये इससे क्या होगा, चंद्रप्रद्योत खुश हो गया और उसने अवंती इसका क्या बन गया था, मित्र बन गया था। अवंती मित्र बन गया था साथियों। देख लीजिएगा उसने कितनी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसके क्षेत्र देखते हैं, अगर इसके क्षेत्र देखते हैं, अंग को हरा दिया, ठीक है। लिच्छवी शासक, लिच्छवियों से शादी कर दी, लिच्छवियों से इसने विवाह कर दिया, और क्या कहते हैं, और महाकोसला यानी कि कौशल नरेश, कौशल से भी विवाह कर दिया, कौशल से, और मध्य पंजाब से वसुमती से भी विवाह कर दिया था। तब वसुमती से भी इसने विवाह कर दिया था साथियों। वसुमती से विदेश है, नाम भूल गया मैं, विदेश है। और अवंती भी मित्र बन गया, ठीक है। गांधार के राजा पुष्करशाली, ठीक है, लिख दीजिएगा गांधार भी मित्र बन गया। और देख लीजिए, और ये इसके क्षेत्र थे, अंग, लिच्छवी, कौशल, मद्र, विदेह, अवंती और गांधार। इतने क्षेत्र पर इसने एक युद्ध के साथ इसने संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। बाकी सब इसने विवाह कर ली, 550 शादियां की थी अपने जीवन में। साला किस बात की टेंशन, शादियां। मैं कहता हूं अभी हमारे आप जैसे और मेरे जैसे युवाओं की शादी क्यों नहीं हो रही है। सारा उसने शादी का कोटा उसने पूरा कर दिया। वो कोटा भरा जाए ना तब हमारी शादी हो ना। वो कोटा ही नहीं भरा जा रहा है, उसने 550 शादियां कर दी अपने जीवन में। तभी तो हम यार सारे कमाने बैठे हैं, ठीक है, तभी तो हम कमाने बैठे हैं। ये होगी बिंबिसार की चर्चा, देख लीजिएगा। और बिंबिसार ने क्या किया अपने जीवन में, कांड किए थे, देख लीजिएगा। इसके मगध साम्राज्य के अंदर 80,000 गांव थे, 80,000 गांव मगध साम्राज्य में थे, 80,000 गांव मगध साम्राज्य के अंदर थे। 80,000 गांव थे वो मगध साम्राज्य के अंदर थे साथियों। अगर ये चीज है उसी के साथ लिख दे, तो साथियों देख लीजिए, उसके साथ लिखते हैं, ये उसके साथ ही लिखते हैं, ठीक है। इसके साथ में लिख देते हैं कि मगध की 80,000 गांव मगध साम्राज्य में थे। चलिएगा आगे, सीधा चलते हैं। अजात शत्रु 2 नंबर, अजात शत्रु 2 नंबर में कौन है, अजात शत्रु। चलिएगा अजात शत्रु की बात करते हैं साथियों। 492 से 460। अगर इसका समय देखिए, 492 से 460, 492 से 460। भाई साहब ये इसका भी कहानी बहुत अच्छी है। कहते हैं कि जब बिंबिसार शादियों के ऊपर शादियां करते जा रहा था,
शतक के ऊपर शतक लगाया जा रहा था, सेंचुरी के ऊपर सेंचुरी लगाया जा रहा था। हमारी तरह अजातशत्रु ने देखा कि कोई लड़की मेरे को पसंद आए, उससे पहले पापा जाते हैं वरमाला लेके दे धड़ाम उसके गले के अंदर पहना देते हैं और कहते हैं शादी संपन्न हुई, बिना मंत्रों के शादी करके आ जाते थे। उसने कहा इस प्रकार से इस जीवन के अंदर तो साला विवाह होने नहीं देगा ये। तो इसने क्या किया, इसने कहा और बुढ़ा भी हो रहा है, सारा साम्राज्य भी नहीं दे रहा, मेरे बाल झड़ने लगे लेकिन ये बुढ़ा नहीं हो रहा है। इसने क्या किया, अजातशत्रु ने इसके पिता की जेल में डाल दिया, माता को जेल में डाल दिया, पिता की हत्या कर दी और माता की जेल के अंदर हत्या करवा दी। तो कहते हैं कि इतिहास का पहला पितरंदा शासक कौन था, अजातशत्रु था। लिख दीजिएगा, पॉइंट लिख दीजिएगा। यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं कि अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, बिंबिसार की हत्या कर दी, बिंबिसार की हत्या कर दी, हत्या कर दी, बिंबिसार की हत्या कर दी तो पहला पितरंदा शासक, पहला पितरंदा शासक, पहला पितरंदा शासक, पितरंदा शासक, पितरत्ना के अंदर माता और पिता दोनों आएंगे, माता और पिता दोनों आएंगे। इसने माता को भी क्या किया था भैया, माता को जेल में डाल दिया, माता को जेल में डालकर मरवा दिया, जेल में डालकर, माता को जेल में डालकर मरवा दिया। साथियों कहानी में ट्विस्ट, कहानी के अंदर ट्विस्ट आ जाएगा कि जब इसने अपनी माता कौन थी, महाकोसला, देख लीजिएगा। अभी सेटअप करते हैं सारा फंडा। महाकोसला कहां की थी भैया, कौशल की थी। कौशल का राजा कौन था, परसेनजीत, और परसेनजीत ने इसे क्या दिया था, काशी दहेज में दिया था, काशी दहेज में दिया, जो अजातशत्रु से छीन लिया, जो अजातशत्रु से छीन लिया। देख लीजिएगा ये क्या हो गई, मानहानि हो गई। यहां पर यह कहते हैं ना भाई, मार तो नाक सवाल हो गई, इज्जत का बात होगी, इज्जत पर मैटर आ गया, समझ में आया ना। अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और पहला पितरंदा कहते हैं माता और पिता दोनों की। माता को जेल में डालकर मरवा दिया, तो मां कौशला थी, कौशल की थी, काशी दहेज में दिया। तो कहते हैं कि मां कौशला की भाई था ना परसेनजीत ने क्या किया, वो काशी छीन लिया। जब काशी छीना तो उसने कहा भाई साहब सीधा दिल पे हर्ट किया आपने, दिल पे चोट लगी है, मानहानि हुई है। उसने क्या किया, युद्ध किया और युद्ध के बाद में एक युद्ध पराजित होता, दूसरे युद्ध में विजय होता। और इसकी पुत्री परसेनजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह कर देता है, पुत्री वाजिरा से विवाह करता है। यह भी कम नहीं था, ठीक है। देख लीजिएगा, काशी दहेज में मिल गया, काशी दहेज में मिला, दहेज में वापिस मिल गया, काशी दहेज में वापिस मिल गया। साथियों समझ में आया ना, नाक का सवाल था, नाक भी रह गया और शादी भी होगी। फंडा देख लीजिएगा, युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद में पुत्री वाजिरा, इसकी मां को परसेनजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह कर देता है और काशी दहेज में वापस प्राप्त कर लेता है। ये था भैया अजातशत्रु, बड़ा आरामी था। कुणिक, अशोक, देख लीजिएगा। उपनाम की चर्चा करें। कुणिक, अशोकचंड भाई साहब, देवानाम प्रिय, ये इसके उपनाम थे। कुणिक था, अशोकचंद था और देवानाम प्रिय था। इसके उपनाम थे। यानी कि बड़ा आरामी तो ये भी था, ठीक है। अब मुख्य ट्विस्ट ये आता है कि बौद्ध इसे पितरंदा मानते नहीं है। यहां पर लिख दीजिएगा, बौद्ध पितरंदा मानते हैं।
बुध पित्र अंधा मानते तो प्रॉब्लम किसके? जैनों की। जैन नहीं मानते, जैन नहीं मानते। जैन कहते हैं कि बिंबिसार ने क्या किया? जहर खा लिया। जैन कहते हैं कि बिंबिसार ने जहर खा लिया। जैनों के अनुसार बिंबिसार ने जहर खा लिया। जहर खा लिया। भाई कहां से हो गया? जहर खा लिया, बिंबिसार ने जहर खा लिया, तो ये पितरंधा शासक नहीं है। तो ये पितरंधा शासक नहीं है, लेकिन प्रमाणिक बात यह है, प्रमाणिक ये बात है कि इसने ये पितरंधा शासक था, ये पितरंधा शासक था, ये प्रमाणिक बात हो गई, साबित हो गया, ये साबित हो गया, साबित हो गया। चलिएगा, देवनाम प्रिय अशोका भी नाम है, अशोका। और है श्रीलंका के राजा मोंगलीपुत्र तिष्का, मोंगलीपुत्र तिष्का, ये इनके नाम है। ठीक है, समझ में आया? अशोक कुणिक, अशोक चंड, देवनाम प्रिय। ठीक है, चलिएगा साथियों, आगे चलते हैं। इसके उपनाम भी क्लियर हुए, अब इसके साम्राज्य विस्तार की भी बात होगी, वैशाली के लिच्छवियों से सुरक्षा के लिए राजधानी परिवर्तन की। वैशाली के लिच्छवियों से सुरक्षा के लिए उसने राजधानी परिवर्तन की थी। मुख्य बात यह है कि लिच्छवी शासक चेट्ट की बहन चेलना के 2 पुत्र थे, हल और बेल। लिच्छवी शासक चेट्ट की बहन हल और बेल चेलना के पुत्र थे। तो कहते हैं कि इसकी 2 प्रिय वस्तु थी, 18 लड़ियों का हार और एक सेचनक नाम का हाथी। अजात शत्रु की 2 प्रिय वस्तु थी, 18 लड़ियों का हाथ और सेचनक हाथी। वो बिंबिसार ने मृत्यु से पहले हल और बेहल को दे दिए थे। तो इसने क्या किया? राजा बनने के बाद में हल और बेहल से वो दोनों वस्तु वापस मांगी, उन्होंने मना कर दिया और वैशाली अपने ननियाल चले गए। चलिएगा कहानी देखते हैं। वैशाली के लिच्छवियों से संघर्ष, वैशाली के लिच्छवियों से संघर्ष। वैशाली के लिच्छवियों से संघर्ष होता है साथियों। देख लीजिएगा कौन कौन सा संघर्ष, कैसा संघर्ष होता है, इसकी चर्चा करते हैं। वैशाली के लिच्छवियों से संघर्ष कहते हैं एक पॉइंट लिख दीजिएगा। माना जाता है कि देखिएगा चेलना के पुत्र थे हल और बेल थे। इनके पास में एक 18 लड़ियों का हार, 18 लड़ियों का स्वर्ण हार, 18 लड़ियों का स्वर्ण हार। 2 नंबर में सेचनक हाथी। अब ट्विस्ट यहां पर आता है कि यहां पर क्या होता है कि अजात शत्रु की 2 प्रिय वस्तु ये थी। अजात शत्रु की भी दोनों प्रिय वस्तु ये थी। जब अजात शत्रु की दोनों प्रिय वस्तु ये थी तो ये क्या करता है? राजा बनने के बाद में इनसे मांगता है, क्या करता है? वापिस मांगता है कि अजात शत्रु राजा बनने के बाद में दोनों वस्तुएं वापस मांगता है, लेकिन वापस वस्तुएं मांगता है, लेकिन होता क्या है वो हल और बेल, लेकिन हल और बेल कहाँ भागे? मना करके ननिहाल वैशाली भाग गए। तभी अजात शत्रु अपनी प्रिय वस्तु को पाने के
पाने के बहाने वैशाली के लिच्छवियों से वैशाली पर आक्रमण करता है, वैशाली पर आक्रमण कर देता है, आक्रमण कर देता है। आगे बात वैशाली के लिच्छवियों देख लीजिएगा, वापिस मांगता है, लेकिन हल व बैल मना करके ननियाल वैशाली भाग गए, तभी अजातशत्रु अपनी प्रिय वस्तु को पाने के बहाने वैशाली पर आक्रमण कर देता है। देख लीजिए, ये बात होती है, वैशाली पर आक्रमण कर देता है, तभी इनको क्या होता है, बुद्ध मिलते हैं। इनको क्या मिलते हैं, बुद्ध मिलते हैं। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा भैया, बहुत शानदार बात आई है, बहुत शानदार बात आई है। चट्टा के पास वैशाली भागे, ये हाँ बहाने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। चलिएगा, अब एक और बीच में ट्विस्ट है, बीच में एक और ट्विस्ट है। वैशाली थे शक्तिशाली, लिच्छवी से शक्तिशाली। जब लिच्छवी शक्तिशाली थे या लिच्छवी शक्तिशाली थे तो क्या करता है, लिच्छवी शक्तिशाली थे भैया, लिच्छवी तो शक्तिशाली थे, लिच्छवी शक्तिशाली थे, शक्तिशाली थे, तो कहते हैं कि अजातशत्रु से महात्मा बुद्ध मिले। इन्होंने क्या किया भैया, अपनी राजधानी का दुर्गीकरण किया। इसने राजधानी चेंज की, इसने राजधानी चेंज की है भैया, राजगृह का दुर्गीकरण किया और वैशाली के लिच्छवियों से आपस में फूट डाली। देख लीजिए कहां गई, राजधानी पर दुर्गीकृत किया, राजधानी को दुर्गीकृत किया। जब दुर्गीकृत किया तब क्या होता है, अभी देखो, इसको दुर्गीकृत किया, एक दरबार बनाया, मतलब एक बड़ा दरवाजा बनाया। दरवाजे के अंदर दरवाजे का उद्घाटन करने के लिए उसने महात्मा बुद्ध को आयोजित किया और महात्मा बुद्ध से सीख ली कि लिच्छवियों को पराजित करना है। महात्मा बुद्ध ने अपना आईक्यू लेवल लगाया, वो कहा कि लिच्छवी बड़े हैं, इसके अंदर फूट डाल दो, आसानी से विजय प्राप्त कर लोगे। देख लीजिएगा, लिच्छवियों के अंदर फूट डालने की बात, लिच्छवियों के अंदर फूट डालने की बात कही गई, लिच्छवियों के अंदर फूट डालने की बात कही गई। पॉइंट लिख दीजिएगा, वैशाली के लिच्छवियों में, वैशाली के लिच्छवियों में, वैशाली के लिच्छवियों में महात्मा बुद्ध ने फूट डालने की बात कही, महात्मा बुद्ध ने फूट डालने की बात कही, फूट डालने की सलाह दी, फूट डालने की सलाह दी। तो इसका मंत्री, तो अजातशत्रु का मंत्री, साथियों लिख दीजिएगा, अजातशत्रु का मंत्री था वृषकार। अब मैं आपको एक और कहानी सुना देता हूं। कहते हैं कि अजातशत्रु का मंत्री था वृषकार। ये वृषकार कहां पर गया, वैशाली के अंदर गया और सभी ने इसका स्वागत किया, भाई अजातशत्रु का दूत है। और इसने अलग अलग समय सभी के घर में शाम को दिन को भोजन करने ज्यादा था, इन्होंने स्वागत किया, लोगों ने इनका स्वागत किया। और ये भोजन करने जब उनके पास में गया तो उसने औरतों वाला काम किया। इसने इसकी बात इसको कही, इसकी बात उसको कही, रायता फैला दिया, लूण मिर्ची नमक मिर्ची लगा के उसने क्या किया, सभी को बात फैला दी। तब कहते हैं लिच्छवियों के अंदर आपसी फूट पड़ गई और इसी आपसी फूट का फायदा उठाया अजातशत्रु ने। और इसने अजातशत्रु पर, तभी वो इवेंट घटित होता है, 16 लड़ियों का हार सेचना खाती। इसको क्या मिल गई, भी वजह मिल गई युद्ध करने की, और इसने वजह युद्ध पर इस पर आक्रमण कर दिया, वैशाली लिच्छवियों को पराजित कर दिया। देख लीजिएगा, वृषकार इसका मंत्री था। इसने क्या किया, फूट डालने में सफल रहा, ये फूट डालने में सफल रहा, ये फूट डालने में सफल रहा। भाई साहब ये तो सफल हो गया। जब सफल हो गया तो इसने क्या किया, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया, वैशाली पर आक्रमण कर दिया, जीत गया। दो हथियार उसने यूज किए, दो हथियार, रथमुंसल, 2 नंबर में महाशिला कंटक,
रत्मुंसल और महाशिला कंटक नामक 2 हथियारों का उपयोग किया वैशाली के लिच्छवियों को पराजित करने के अंदर। वैशाली के लिच्छवियों को पराजित करने के अंदर इन्होंने क्या किया, 2 हथियार उपयोग लिए थे, रत्मुंसल और महाशिला कंटक, और वैशालियों पर क्या होगी, विजय प्राप्त कर ली, वैशालियों पर विजय प्राप्त कर ली। साथियों ये था अजात शत्रु। चलिएगा आगे, यस हो गया अपने। माना जाता है कि विनय पिटक, एक ग्रंथ है विनय पिटक के अनुसार, एक ग्रंथ है विनय पिटक के अनुसार अजात शत्रु को बिंबिसार के खिलाफ, पिता बिंबिसार के खिलाफ उकसाने का कार्य, बिंबिसार के खिलाफ या विरुद्ध लिख दीजिए, के विरुद्ध उकसाने का कार्य, विरुद्ध उकसाने का कार्य किसने किया था भैया, देवदत्त ने किया था। किसने किया था, देवदत्त ने किया। और ये वही देवदत्त है साथियों, ये वही देवदत्त है जिसने क्या किया था, महात्मा बुद्ध को 2 बार मारने की कोशिश की थी। महात्मा बुद्ध को 2 बार मारने की कोशिश की थी, 2 बार मारने की कोशिश की थी, मारने की कोशिश कैसे की है भैया, कोशिश कैसे की है, कहते हैं कि ये पहाड़ है, ये पर्वत है, महात्मा बुद्ध यहाँ पर बैठे, पालथी मार के और ध्यान लगा रहे, इसने ऊपर से एक पत्थर फेंका, यहाँ के पत्थर यहाँ के गायब हो गया, पत्थर गायब हो गया। एक नंबर तो काम ये किया। दूसरा इसने किया, पागल हाथी भेजा था, पागल हाथी भेजकर महात्मा बुद्ध की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन पागल हाथी ने आकर महात्मा बुद्ध के पास में बैठ गया, प्रणाम कर दिया। तो कहते हैं अपने काम में आया, पर ये क्या था, लेकिन असफल रहा था। क्या किया था, असफल रहा था। तो इसने क्या किया, बिंबिसार के खिलाफ अजातशत्रु को उकसाने का काम किया था, और इसने इसी के उकसाने पर क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दी, और इतिहास में अपने ऊपर एक कलंक साबित कर दिया कि पितरंधा शासक नामक एक कलंक उसने लगा दिया था, पितरंधा शासक नामक उसने कलंक लगा दिया था। चलिएगा, एक और चीज आती है इसके समय, महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि इसके समय याद रखना, अक्का, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, यानी कि अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसी के समय महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई थी। इसी के समय महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई थी। निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। समझ में आया। ये हो गए अपने अजातशत्रु भैया, ये हो गए हमारे अजातशत्रु भैया। कहां पर हो गए भैया, अजातशत्रु भैया। चलिएगा साथियों, आज हमारे एक और शासक रहते हैं उदयन, उसकी चर्चा कर देते हैं, और आज हम मगध साम्राज्य को क्लियर करते हैं। उदयन तीसरा, जल्दी लिख लीजिएगा साथियों, उदयन कहते हैं गंगा
यूं नहीं लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आराम से, पढ़ाऊंगा तो आराम से। कहते हैं कि इसने गंगा व सोन नदियों के संगम पर, सोन व गंगा नदी के संगम पर, गंगा नदी के संगम पर, नदी के संगम पर, के संगम पर पाटलिपुत्र, संगम पर क्या किया? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र क्या बनाया भैया? शहर बसाया, पाटलिपुत्र शहर बसाया, शहर बसाया। और पॉइंट लिख दीजिएगा, और पॉइंट लिख दीजिएगा, मगध साम्राज्य की, मगध साम्राज्य का, मगध साम्राज्य की नई राजधानी बनाई, नई राजधानी बनाई, मगध साम्राज्य की नई राजधानी, नई राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बनाई, पाटलिपुत्र को बनाई। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पोलीब्रोतो भी है, पोलीब्रोतो भी है, पोलीब्रोतो है, पोलीब्रोतो भी कहा जाता है। उदयन गंगा और सोन नदियों के संगम पर, गंगा सोन नदियों के संगम पर इसने की थी। ठीक है, चलिएगा चलिएगा। बिंबिसार की हत्या, अजातशत्रु की हत्या की थी, अजातशत्रु की हत्या की थी, अजातशत्रु की हत्या, अजातशत्रु की हत्या यानी कि दूसरा पितरंधा, यानी कि दूसरा पितरंधा, दूसरा पितरंधा शासक, दूसरा पितरंधा शासक। इसने पिता को कहा दिया जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। उदयन महत्वपूर्ण चीज है, याद रखना, महत्वपूर्ण चीज है। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी, दूसरा और हत्या के समय, पिता की हत्या के समय, हत्या के समय चंपा का मांडलिक था, चंपा का मांडलिक था, मांडलिक, मांडलिक यानी प्रांतपति, प्रांतपति था, चंपा का मांडलिक था। दूसरा पितरंधा शासक बन गया भाई, अपने पिता की हत्या करके। यानी अजातशत्रु को इसने कह दिया कि जैसे को तैसा, कि पिताजी जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। इसने अजातशत्रु को बता दिया कि आपने मेरे पिता, आपने दादाजी की, आपने पिताजी की हत्या की तो मैंने आपको सल्टा दिया, बस बड़ी कुछ बात की नहीं, मैंने कुछ बड़ा काम किया नहीं। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक लिख दीजिएगा, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। अगले शासक है अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक कि अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, मुंडक, मुंडक, नागदशक। साथियों ये शासक कुछ नहीं करते, ये दो दशक, दशक। कहते हैं कि इसके पुरोहित, इसके पुरोहित ने इसकी हत्या कर दी, इसके पुरोहित शिशुनाग ने, इसके पुरोहित शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी, पुरोहित शिशुनाग ने इसकी हत्या की, शिशुनाग ने इसकी हत्या की, इसकी हत्या कर दी, हत्या कर दी, शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। ये क्या करते हैं भैया? इतिहास में केवल नाम मात्र के शासक है, नाम मात्र के, नाम मात्र के शासक हुए, नाम मात्र के शासक हुए, नाम मात्र के। कहते हैं कमजोर उत्तराधिकारी हुए, कमजोर उत्तराधिकारी भी हुए हैं, कमजोर उत्तराधिकारी भी हुए हैं। चलिएगा, काशी के राज्यपाल। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन के अनुसार, परिशिष्ट पर्वन के अनुसार ये उसके उत्तराधिकारी मिलते हैं। नागदर्शन लिख दीजिएगा परिशिष्ट पर्वन के अनुसार, परिशिष्ट पर्वन के अनुसार, पर्वन के अनुसार, परिशिष्ट पर्वन के अनुसार। ये क्या है भैया? अजातशत्रु का, उदयन का, उदयन का, उदयन का, उदयन का उत्तराधिकारी है, उदयन का उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी। चलिएगा साथियों, हमारे कंप्लीट होते हैं, हमारे कंप्लीट होते हैं। फिर अगले शासक, अगला वंश आएगा शिशुनाग वंश, अगला वंश आएगा शिशुनाग वंश, अगला वंश आएगा शिशुनाग वंश, अगला वंश आएगा शिशुनाग वंश। साथियों ध्यान रखना, महत्वपूर्ण चीज होगी। चलिएगा साथियों, आज के लिए अपने पास समय इतना ही है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नए जोश और जुनून के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई पावर के साथ में और एक फ्रेश दिमाग के साथ में। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिएगा, पिछले क्लासेस का रिवीजन कीजिएगा, नोट्स बना दीजिएगा और अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश की। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वच्छ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खेलते रहिए। रील्स मत देखिएगा, रील्स मत देखिएगा और माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिएगा साथियों। और अपना हिस्ट्री क्लासेस पंकज सर चैनल देखते रहिएगा और सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिएगा, धन्यवाद, धन्यवाद।